बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। ना कोई हमारा कोई बड़ा व्यापार है, खेती बाड़ी करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं पिताजी। कोई ऐसा शख्स जो अहम भूमिका निभाता है आपकी जिंदगी में? अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कि मैं कोशिश करूं कि वहाँ विधानसभा में मैं कंटेस्ट कर पाऊं। आपने एक प्रोटेस्ट करा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बाहर, क्या वजह थी वहाँ पे गेट बंद करने की? तो हम चीफ इंजीनियरिंग ऑफिस गए, तो वहाँ जाकर के देखा तो ना चीफ इंजीनियर अपने ऑफिस में प्रेजेंट थे। वहाँ हमने लेबर को छुपते हुए और भागते हुए देखा। आपने भी अपने मैनिफेस्टो में चीजें रखी थी, चाहे वो डूसू सेल हो, चाहे मेंस्ट्रुअल लीव्स हो, उस पे अब तक कितना काम हुआ? आप भी पहले एबीवीपी में थे, एबीवीपी से आपने पार्टी शिफ्ट करके एनएसयूआई में। पार्टी शिफ्ट का क्या कारण था? टिकट बंटवारा? छात्र राजनीति में किसी भी संगठन का और किसी भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मैं कुछ बड़ी अहमियत वाली बात नहीं मानता हूँ। ये सिर्फ एक दिखावटी चीज बना के रखी हुई है। भगत सिंह कॉलेज के पास अथॉरिटी करके एक जगह है, वो स्पॉट काफी अच्छा होता था। वहाँ हम रात को 3-3, 4-4 बजे तक घूमा करते थे। एनएसयूआई की कमी कहाँ रह गई? कहीं ना कहीं एनएसयूआई मैसेज कन्वे नहीं कर पाई स्टूडेंट्स तक। जो ग्राउंड लेवल पे एआई जनरेटेड चैट वायरल किया गया था कि मैं हमारे पार्टी के प्रभारी कन्हैया कुमार जी के रिगार्डिंग कोई आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। भगत सिंह कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है, वहीं बड़ी बड़ी लंबी लाइनें देखकर तो सोचा कि कभी हम जाके इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। पिछले 5-6 साल से स्टूडेंट्स के बीच में रहना ही मेरी जीत का मंत्र था। कैसे हैं राहुल भाई आप? बढ़िया। राहुल भाई, सबसे पहले इंटरव्यू शुरू करते हैं। हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन कहीं से आपका है? देखिए, 2019 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था। मैंने भगत सिंह कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन में 2019 में एडमिशन लिया था। तो वहीं बड़ी बड़ी लंबी लाइनें देख करके, बड़े बड़े क्यूज़ देख करके, चीज़ें उस वक्त और आज के दिन एडमिशन प्रोसेस में भी, जो सबसे पहला प्रोसेस था एडमिशन का ही था हमारा डीयू में आते समय, तो उस वक्त बड़ी बड़ी लाइन देख के चीज़ें समझ आने लगी, कुछ परेशानियां सामने आने लगी। तो सोचा कि कभी हम जाके इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आज प्रशासन ने भी काफ़ी चीज़ें सुधारी हैं, ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर दिया, उसके बाद से चीज़ें सुधरी हैं। और अगर बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। कोई हमारा कोई बड़ा व्यापार है, खेती बाड़ी करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं पिताजी। ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल लिंक हमारा है नहीं। फर्स्ट टाइम हमारी फैमिली से किसी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा है। राहुल, आपकी स्कूलिंग कैसी थी? बचपन में राहुल कैसा था? क्या आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट? सोच अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए। अपनी स्कूलिंग लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए हमें। स्कूल लाइफ थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं रहा मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि घर से स्कूल, स्कूल से घर, ज़्यादा कहीं बाहर इधर उधर जाना आना नहीं रहा। तो स्कूल लाइफ कुछ एज सच इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स में मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल खेला करता था। स्टेट लेवल तक मैंने खेला है बास्केटबॉल। मतलब शुरुआत से आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? हाँ, इंटरेस्ट रहा था। तो राहुल, अब जैसे आप पॉलिटिक्स में तो उतर गए, अब सबका कोई ना कोई आइडल होता है, तो पॉलिटिकल आइडल तो आपका भी कोई होगा? देखिए, एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कह सकते हैं कि उनको हम आइडल मानते हैं। मैं आइडल मानता हूँ क्योंकि वो हमेशा सोशल जस्टिस की बात करते आए हैं। और मैं भी यहाँ कैंपस में भी और बाहर भी इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की ही बात करता रहा। तो आपके पॉलिटिकल आइडल तो हो गए बाबा साहब राव अम्बेडकर जी। कोई ऐसा शख्स जिसने आपको आपकी ज़िंदगी में मोटिवेट किया हो, या जो अहम भूमिका निभाता है आपकी ज़िंदगी में? देखिए, मेरे पिताजी हैं यहाँ, तो इस जगह पे मेरे पिताजी हैं। राहुल, जैसे आप शहीद भगत सिंह कॉलेज से हैं, आपके लिए बेटर कौन सा लगता है? जैसे कई लोगों को नॉर्थ कैंपस पसंद है, तो कहीं को साउथ। आपको साउथ या नॉर्थ? देखिए, लगाव सभी का होता है अपने ग्रेजुएशन कॉलेज से। इसी तरह से मेरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपने ग्रेजुएशन कॉलेज को लेकर के। लेकिन स्पेसिफिक ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे नॉर्थ ज़्यादा पसंद है कि साउथ। सब मेरे लिए बराबर हैं। दोनों कैंपसेस को, इवन आउटर कैंपसेस भी, मैं सेम ही मानता हूँ। तो अपने कॉलेज टाइम में आप कौन सी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां आप जाया करते हैं हैंग आउट करने के लिए, अपने दोस्तों यारों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? कोई ऐसे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स? भगत सिंह कॉलेज के पास अथॉरिटी करके एक जगह है, वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो स्पॉट काफ़ी अच्छा होता था। और भगत सिंह कॉलेज के सामने वाला जो रोड है, वहाँ हम रात को 3-3, 4-4 बजे तक घूमा करते थे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। और जब लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया तो उस वक्त ये छात्रा मार्ग पे काफ़ी जगह हम बैठ जाया करते थे इसी तरह, या फिर टहल लिया करते थे। चलिए राहुल, ये तो हो गई मीठी मीठी बातें। अब थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े सवाल भी तीखे करते हैं। आपने एक प्रोटेस्ट करा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बाहर,
आपने वहाँ पे गेट भी बंद कर दिया, वहाँ पे ताला लगाया, क्या कारण था, क्या वजह थी वहाँ पे गेट बंद करने की, वहाँ पे ताला लगाने की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में? देखिए, सिर्फ आप ही नहीं, देश का हर एक नागरिक यह चीज़ जानता है कि आज के दिन दिल्ली में पोल्यूशन किस स्तर तक बढ़ चुका है और दिल्ली की हवा कितनी दूषित हो चुकी है। तो सरकार कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका कुछ हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन पहले ग्रैब 4 लागू किया गया था, जिसमें ये रहता है कि BS4 व्हीकल्स, साथ के साथ एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे कि DRDO का काम हो गया कंस्ट्रक्शन का, हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन का हो गया, इस तरह के कामों को छोड़ करके सभी कंस्ट्रक्शन वर्क्स पे रोक लगा दी जाती है। ना ही किसी भी तरह का बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई हो सकता है। तो आर्ट्स फैकल्टी में, साथ के साथ DU में और भी बहुत से स्पॉट्स पे कल हमारा जाना हुआ और वहाँ देखा कि कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है। तो हम चीफ इंजीनियरिंग ऑफिस गए इस चीज़ के बारे में जानने, जांच पड़ताल करने, सवाल करने चीफ इंजीनियर से। तो वहाँ जा कर के देखा तो ना चीफ इंजीनियर अपने ऑफिस में प्रेजेंट थे, और सबसे बड़ी शॉकिंग वहाँ चीज़ ये थी कि चीफ इंजीनियरिंग ऑफिस में भी काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, और जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं ये पुराना काम है, बल्कि वहाँ हमने लेबर को छुपते हुए और भागते हुए देखा है। राहुल, ये तो हो गई कि जो भी गलत काम चल रहे हैं या प्रोटेस्ट जो हो गए, कुछ आपने भी अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी थी, चाहे वो डूसू सेल हो, चाहे मेंस्ट्रुअल लीव्स हो। मैं जानना चाहता हूँ उस पे अब तक कितना काम हुआ? अब आप जीत कर आ गए, आपके सिर पे जिम्मेदारी है। डूसू सेल्स की अगर हम बात करें तो डूसू सेल्स में से लीगल सेल हमारी एक्टिव है, डूसू लीगल सेल, जिसमें कि अभी हम एक लीगल कॉन्क्लेव भी करवाने वाले हैं, जो कि अभी होने वाला था लेकिन किसी कारणवश हमें वो पोस्टपोन करवाना पड़ा। इसके अलावा एक लॉ फेस्ट भी हम करवाने वाले हैं। साथ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप सेल के भी हमने, और स्पोर्ट्स सेल के लिए भी हमने अभी फॉर्म्स आउट कर रखे हैं, गूगल फॉर्म्स। एग्ज़ाम्स के बाद उन सेल्स के भी इंटरव्यूज़ होंगे, और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट और साउथ के स्टूडेंट्स के लिए भी, इनके लिए भी अलग से सेल बनाने का हमारा प्लान है। तो धीरे धीरे इस चीज़ को प्रोसेस में लाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे हम। लेकिन मेंस्ट्रुअल लीव्स जो NSY का मेन मुद्दा रहा चुनावों के दौरान, वो कहाँ तक ज़मीनी स्तर पर अभी एक्टिव है या कितना काम ज़मीनी स्तर पे उस पर हुआ? देखिए, मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं, और अभी जल्द ही एक प्रोटेस्ट NSY और मैं करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी मांग को लेकर के फिर से, और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। अच्छा राहुल, ये तो हो गए स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मुद्दे। मैं जानना चाहूँगा पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कितनी अहमियत रखती है, क्या भूमिका है? आप भी पहले ABVP में थे, ABVP से आपने पार्टी शिफ्ट करके NSUI में। पार्टी शिफ्ट का क्या कारण था? टिकट बंटवारा या कोई और कारण था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं छात्र राजनीति में किसी भी संगठन का और किसी भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मैं कुछ बड़ी अहमियत वाली बात नहीं मानता हूँ। ना मैं ये हमेशा से ये चाहता आया हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी किसी भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें चुनता है इंडिपेंडेंटली। अगर यहाँ पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता तो हमें बैलेट नंबर की बजाय हमें सिंबल मिलता। ये सिर्फ एक दिखावटी चीज़ बना के रखी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में। साथ के साथ अगर आप पार्टी की बात करें तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टी का किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा राहुल, ये तो हो गई पार्टी पॉलिटिक्स की बात। मैं जानना चाहूँगा, अक्सर माना जाता है जो डूसू चुनाव होते हैं या स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, वो एक गेटवे होती है नेशनल पॉलिटिक्स का। हम देख रहे हैं यहाँ से बड़े बड़े नेता, चाहे अरुण जेटली हो या रेखा गुप्ता हो, जो मैदान में उतरे आगे। राहुल जासला का आगे का क्या सपना है? क्या राहुल जासला अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं DU में भी मैंने चुनाव लड़ा तो सेवा करने के लिए लड़ा, और मैं आगे भी अपने क्षेत्र में अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। किसी भी तरह से जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं उस तरह से अपने क्षेत्र के, अपने देशवासियों की सेवा करने का मौका चाहूँगा और कोशिश करूँगा। तो आपने चुनावी जवाब दे दिया हमें थोड़ा, बट फिर भी कि अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन? देखिए, मैं अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं कोशिश करूं कि वहाँ विधानसभा में मैं कंटेस्ट कर पाऊं, और मेरे
क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं विधानसभा कंटेस्ट करूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा हमारे क्षेत्र में आए जो कि चीज़ों को सुधारने का काम करे। बहुत समय से हमारी विधानसभा में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, वहाँ लोगों की जो डेली लाइफ है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो अपनी खेती बाड़ी से अपना काम चलाते हैं। तो वहाँ आज भी बिजली और पानी की किल्लत है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश अगर जनता ने मौका दिया इन फ्यूचर कभी, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ में सुधार लाया जाए। मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो चुनावों के नतीजे आए उसमें यदि आप ना लड़ते या आप ना वहाँ रहते तो एबीवीपी क्लीन स्वीप कर रही थी। अभी भी हमने देखा 3-1 से एबीवीपी जीती। पहला सवाल तो मेरा ये है कि एनएसयूआई की कमी कहाँ रह गई, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी जीत का मंत्र क्या था? देखिए, पिछले 5-6 साल से स्टूडेंट्स के बीच में रहना ही मेरी जीत का मंत्र था। साथ में मेरे साथ जो मेरी टीम, मेरे भाई, मेरे साथी जो भी जुड़े हुए थे, वो निस्वार्थ होकर के हर जगह मेरे लिए कैंपेन करते थे, मेरे मैनिफेस्टो के बारे में बताते थे, चीज़ों को। हम जब डूसू में नहीं थे उस वक्त भी स्टूडेंट्स के बीच रह करके उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हमारे उस वक्त बस की थी वो हम सॉल्व करवाते थे। तो इसी तरह से हम बढ़ते गए, धीरे धीरे आगे आते गए, और आपने देखा किस तरह से लगभग 10,000 के मार्जिन से डीयू के स्टूडेंट्स ने हमें विजयी बनाया। कि एनएसयूआई कहाँ कमी रह गई? कहीं ना कहीं एनएसयूआई अपने मैसेज कन्वे नहीं कर पाई स्टूडेंट्स तक। जो ग्राउंड लेवल पे यूनिट्स ने अच्छे से काम नहीं किया होगा, या कहीं ना कुछ कमी रह गई होगी यूनिट्स में, तो मैसेज कन्वे नहीं कर पाए थे। अच्छा राहुल, चुनावों के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि काफ़ी ना ऐसी वीडियोस निकलती हैं जो एआई जनरेटेड हो गई या मिसलीड करती है हमारे स्टूडेंट्स को। तो चुनावों के टाइम मुश्किल क्या रहता है, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना या उन मिसलीड करने वाली वीडियोस या इन्फॉर्मेशन से टैकल करना? देखिए, मेरे चुनाव में तो इस तरह की कोई वीडियो तो रिलीज़ नहीं करी गई, लेकिन एक एआई जनरेटेड चैट ज़रूर वायरल किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि मैं हमारे पार्टी के प्रभारी कन्हैया कुमार जी के रिगार्डिंग कोई आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो उसके खिलाफ साइबर कंप्लेन की, साइबर पुलिस है, उससे टैकल करने के लिए हमारा काम है स्टूडेंट्स के बीच रहना। मैं कंप्लेन करके फिर अपना कैंपेन में लग गया था, अपना स्टूडेंट्स के बीच रहा। जब स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से जानते थे, आपसे अगर स्टूडेंट्स परिचित रहेंगे तो आपको उस चीज़ को कवर करने के लिए या उस पर कुछ काउंटर स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं चुनावों के दौरान मसल पावर का खास प्रयोग किया जाता है। कई बार हम देखते हैं किसी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, कईयों के ऑफिस में भी टूटे। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, या ये चीज कैसे रुकेंगी? क्योंकि चुनाव अभी आपने भी लड़े, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कुछ, आगे भी चुनाव होंगे, वहां पे भी मसल पावर का जोर अपनाया जाएगा। तो कैसे इन चीजों से हम रोक सकते हैं? बहुत सालों से डूसू चुनाव को मनी एंड मसल पावर का एक गेम बताया जा रहा था, लेकिन इस साल मैं अपने चुनाव के हिसाब से बता सकता हूँ आपको कि एक आम परिवार का बच्चा यहाँ डूसू लड़ा और जीता। तो इस बार डूसू चुनाव में दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारे चेंजेस लाए थे, जो कि आपने देखा। पोस्टरबाजी जो होती थी पहले, उसको रोका गया। जो वेहिकुलर मूवमेंट होते थे उस पर कंट्रोल किया गया, और कॉलेजेस में बड़े लेवल पे स्टूडेंट आउटसाइडर्स घुस जाते थे, उस पर भी कंट्रोल किया गया। तो यूनिवर्सिटी भी इसमें धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रही है, और इस बार का चुनाव काफ़ी हद तक पिछले चुनावों से बेहतर था। धीरे धीरे इसी तरह अगर और बेटरमेंट्स किए जाएंगे और नए रूल्स लागू किए जाएंगे तो चुनाव डीयू का और बेहतर हो जाएगा, और मनी एंड मसल पावर बहुत पीछे छूट जाएगा। अच्छा राहुल, अभी हमने हाल ही में आपकी एक वीडियो देखी, राजा राव तुलाराम की 200वीं जयंती पे आप एक कॉलेज में गए, उन्हीं के कॉलेज में गए जहाँ पे उनके नाम का कॉलेज जो है, वहाँ पे गंदगी फैली हुई थी। क्या उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि क्या था असल मुद्दा उसका? देखिए, वो कॉलेज लगभग 20-25 से अधिक सालों से बंद पड़ा है। कुछ समय पहले तो वहाँ सफाई भी होती थी, मेंटेनेंस के लिए लोग भी छोड़े गए थे, लेकिन कुछ सालों से वहाँ के हाल ऐसे हैं कि वहाँ की जो ज़मीन है आज वो जंगल में बदल चुकी है। एक बहुत ही बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अनयूज्ड लैंड वहाँ पड़ी है। मैं तो यूनिवर्सिटी से ये डिमांड करता आया हूँ कि वहाँ अगर आप कॉलेज रीओपन ना करें तो वहाँ एक मल्टी स्टोरीड हॉस्टल ज़रूर बना दें,
जहाँ की जो कि दूर प्रदेश से आने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ केरला से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को वहाँ एक इन हाउस अकोमोडेशन की फैसिलिटी दी जा सके। चलिए राहुल, ये सब तो बातें हो गई कॉलेज की या कॉलेज लाइफ की आपकी। मेरा आपसे एक सवाल नहीं कहना चाहूँगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो और अब छात्र नेता आगे बढ़ के आ रहे हैं उनके लिए एक जीत का मंत्र दीजिए, या उन्हें वो दीजिए कि कैसे चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाए, ना कि पोस्टरबाजी, गाड़ियाँ चलती हैं, उन सब से हट के चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए, थोड़ा हमारे छात्र नेताओं को बताइए। अगर मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा आप स्टूडेंट्स के बीच रहें, उनके साथ रहें, ना कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने को आप कॉलेज जा रहे हैं, आप चीज़ें देख रहे हैं, आपने रीलबाजी करी, वीडियो बनाई, निकल गए। उस चीज़ को छोड़ करके आप अगर रियल में सच में स्टूडेंट्स के बीच रहेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, खुद फेस करके देखेंगे, तब जा कर के आप आगे बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आप इलेक्शन में जीत पाएंगे। चलिए राहुल, धन्यवाद हमारे साथ टाइम देने के लिए। आशा करते हैं कि आपका भविष्य में राजनीति का सफर बहुत ही सक्सेसफुल Thank you रहेगा so एंड आप much. काफी आगे बढ़ेंगे जीवन Thank में। you so much. जुड़ते रहेंगे और जी बिल्कुल।